नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पहले ही सदन में खड़े होकर दावा कर दिया था कि ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है, इस सरकार को हम गिरा देंगे। और आज अखिलेश यादव ने ये दावा फिर से किया है जब उन्होंने बंगाल में ममता बनर्जी से मुलाकात की है। उसके बाद अखिलेश यादव ने ये ऐलान कहीं और से नहीं बल्कि भरे मन से किया है और कहना है कि मोदी सरकार चलने वाली नहीं, गिरने वाली सरकार है। एक तरफ अखिलेश यादव ने ये दावा किया है, ये ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जयंत चौधरी एनडीए की जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उसमें नहीं पहुंचे हैं। और तो और टीडीपी भी नाराज चल रही है, जेडीयू भी नाराज चल रही है। तो योगी के फरमान ने बवाल मचा रखा है। जयंत चौधरी ने तो खुल्लम खुल्ला जो नेम प्लेट लगाने का फरमान जारी किया गया है उसका विरोध किया है और अब तो बयान भी निकलकर सामने आ गया है। तो एक तरफ अखिलेश यादव बोल रहे हैं, दूसरी तरफ जयंत चौधरी बोल रहे हैं और एनडीए के कई घटक दल भी बोल रहे हैं। तो फिलहाल अखिलेश यादव ने क्या कहा है, जयंत चौधरी ने क्या कहा है, सर्वदलीय जो एनडीए की बैठक बुलाई गई है मानसून सत्र से ठीक पहले, उसमें क्या हुआ है, कैसे जेडीयू ने डायरेक्ट मोदी सरकार को धमकी दी है, एक एक करके आपको बताएंगे, बयान भी सबके सुनाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राशिद जहीर जी। उनका स्वागत करते हैं 4 पीएम पर। यूपी में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और जानकार हैं, तो एक एक सवाल का जवाब देते हैं। नमस्कार सर। जी जी। सर, बयानों पर बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। आप जानते हैं कि एक फरमान जारी किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, अब उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। इंडिया भी विरोध कर रहा है और उसी के साथ साथ चौंकाने वाली बात यह है कि एनडीए भी विरोध कर रहा है। और इन सब के बीच अखिलेश यादव का सर एक बयान आज निकलकर सामने आया है। बंगाल पहुंचे हैं, ममता बनर्जी के साथ मंच पर मौजूद है और जब ये बयान निकलकर सामने आया उसके तुरंत बाद जयंत चौधरी का भी बयान निकलकर सामने आया है। तो जयंत चौधरी के बयान पर आएंगे, लेकिन शुरुआत पहले अखिलेश यादव से करते हैं। अखिलेश यादव का बयान सुनवाते हैं दर्शकों को, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो बयान प्ले किया जाए। मैं भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। तो आप देख सकते हैं सर कितना भारी जन सैलाब है। शहीद दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया और अखिलेश यादव ने जो सदन में कहा था वो मंच से कहा है। क्या कहेंगे इस बयान पर और योगी के फरमान पर सर? प्रियंका, जिस तरह से अखिलेश यादव का यह बयान आया है और बंगाल की धरती पे यह बयान आया है, इसके मायने निकलते हैं। दरअसल बंगाल के अंदर ऑलरेडी, जैसी खबरें आपने भी बताई हैं, 4 पीएम ने भी बताई हैं, कि बंगाल के अंदर जो इनके बचे कुचे विधायक हैं या जो भी इनके सांसद हैं, उनके अंदर भी भगदड़ मची हुई है। ऐसी जगह पे अखिलेश यादव का ये बयान आना कि सरकार चलने वाली नहीं है, गिरने वाली सरकार है, गोया कि वो पूरी हिंदी पट्टी की एक हवा बंगाल के अंदर बताना चाहते हैं। मैं ऐसा तो नहीं कहता कि बंगाल के लोगों को उत्तर प्रदेश का नहीं पता, मध्य प्रदेश का नहीं पता, लेकिन फिर भी बंगाल में अगर आप कभी गए होंगे तो लगेगा आपको कि बंगाल एक अलग दुनिया सी नजर आती है। वहां का रहन सहन, वहां की बोलचाल, वहां की सोच, वहां की राजनीति बिल्कुल हिंदी पट्टी से बिल्कुल इतर है। अब अखिलेश यादव जो देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं, वहां बंगाल के पास में अगर जाके ये कहते हैं उस शहीद दिवस की रैली में कि ये सरकार चलने वाली नहीं है, तो ये वहां भारतीय जनता पार्टी के उन 12 सांसदों के बारे में भी बात है जिनके बारे में आए दिन बात उड़ती रहती है कि ये लोग जाने वाले हैं। बल्कि टीएमसी के तो कई नेता इस बात का दावा कर चुके हैं, आपने भी शायद मेरे ख्याल से बताया है दर्शकों को हमारे, कि उनके सांसद उनके कांटेक्ट में है। अब दरअसल ऑपरेशन लोटस जो है, जो किसी जमाने में अमित शाह चलाया करते थे, जिनपे ऊपर आरोप है, हम अपनी तरफ से नहीं लगा रहे, भारतीय जनता पार्टी करती थी इस काम को, लोग कहते हैं। अब ये ऑपरेशन लोटस जो है ना, उसकी धमकी रोजाना गठबंधन, इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से जब आती है, तो अमित शाह और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का आला कमान बहुत ज्यादा असहज हो जाता है। तो अखिलेश यादव के मायने इस बात के बहुत जबरदस्त है, खास करके बंगाल में और भारतीय जनता पार्टी को खेमे को लेकर,
क्योंकि बंगाल हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ और तेलंगाना हुआ, ये जगह ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से टूट सकती है। जो ऑपरेशन लोटस हिंदी पट्टी में या दूसरी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी चलाते थी, वो उल्टा इनके खिलाफ जा सकता है। तो कभी तेजस्वी यादव, वो लालू प्रसाद यादव बोल जाते हैं, कभी अखिलेश यादव बोल जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर जान भी है। अब अगर सपोज कीजिए लालू प्रसाद ने कहा था कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी, तो प्रियंका जी, तेजस्वी यादव तो इस बारे में बोल नहीं रहे हैं, लेकिन शायद आपने मालूम हो, आपको मालूम है कि वहां जैसे ही नीतीश कुमार ने की पार्टी ने मुजफ्फरनगर वाले मामले को लेकर बयान दिया है, ऐसे ही मालूम है हुआ क्या है, वहां ये हुआ है कि उनके जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, एक आईएएस अफसर हैं और एक नेता है गुलाब यादव, उनके घर पे ईडी के छापे पड़ने लगे हैं। जी तो जी, कहने का उनके मतलब ये, हाँ जी जी जी, यहाँ पे छापेमारी करवाई गई है और ईडी की छापेमारी करवाई जा रही है, और किस तरीके से नीतीश कुमार को भी जबरन दबाव बनाया जा रहा है, ये भी अपने आप में समझ में आ रहा है। जी सर। ये वजह उसकी यही है कि अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के जो केसी त्यागी हैं, तमाम लोग जब इस बात को कहते हैं, दबाव बनाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बेसिकली दबाव की पार्टी नहीं है। दबाव झेलने की इसको आदत नहीं है, गठबंधन चलाने का इसका कोई नेचर नहीं है। किसी जमाने में आपको याद होगा, क्रिकेट की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया का वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन जब दूसरे लोगों ने अपने यहाँ तेज पीछे बना ली, तो वो खुद भी उनके अच्छे बॉलर्स आ गए, तो ऑस्ट्रेलिया का जो वर्चस्व था वो खत्म हो गया। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व था ना, वो धीरे धीरे इसलिए खत्म हो रहा कि इनको गठबंधन की राजनीति नहीं आती। और कांग्रेस आई और यूपीए और इंडिया गठबंधन राजनीति के ये महारथी हैं। तो ऐसे समय में छोटे छोटे बयान इनको परेशान कर देते हैं। और यही वजह है कि ये बताइए, चिराग पासवान जो ये कहा करते हैं कि मेरे भगवान है, मैं उनका हनुमान हूं, वो भी इस बात को कहने लगे हैं। जिस एक मुद्दे से सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विचलित होती है प्रियंका जी, यानी कि जाति जनगणना, उसको लेकर वो खुलेआम बोल रहे हैं। मुजफ्फरनगर वाले मामले में भी उन्होंने बोला है। तो ऐसे समय में ये असहज महसूस कर रहे हैं। अब आप मुजफ्फरनगर की बात मुझसे पूछेंगे तो मैं उसके बारे में भी कुछ आपको बताऊंगा। जी जी जी, बिल्कुल समझने वाली बात है, और गठबंधन की राजनीति नहीं आती है तभी इस तरह का फरमान जारी किया गया, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक दूसरे जो दल हैं, जो इनके घटक दल हैं, उनके लिए कितना जरूरी है सर, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। टीडीपी भी आप जानते हैं कि मुस्लिम आरक्षण का ऐलान कर चुकी है। और अगर बात की जाए जयंत चौधरी की, तो पश्चिमी यूपी में भी मुस्लिम वोट बैंक उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप इस तरीके के फरमान जारी करेंगे तो आपके घटक दल हैं, तो जाहिर सी बात है उनके वोट बैंक पर भी असर पड़ेगा। इसलिए अब बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले इंडिया गठबंधन ने कह दिया था कि अभी हम सरकार नहीं बना रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे सरकार नहीं बनाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कुछ परिस्थितियां भी वैसी ही पैदा होती हुई नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव ने बयान दिया है, बयान तो जयंत चौधरी का भी आज निकलकर सामने आया है। अभी तक उनके प्रवक्ता बोल रहे थे, लेकिन ये जो नेम प्लेट का फरमान जारी किया गया है कि हर एक दुकान पर कांवड़ के रूट में लगाया जाए, इस पर जयंत चौधरी ने भी बोला है, और बोला है तो एक तरीके से इस फरमान की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। जयंत चौधरी ने क्या कहा है, वो भी एक छोटा सा बयान है, इसको भी सुना देते हैं सर। उस बयान को प्ले किया जाए। मुद्दा तो आपको पता ही है। सबसे पहला सवाल नेम प्लेट को लेकर, वो कोई मुद्दा तो है नहीं। प्रतिक्रिया आपकी। हमारा जो स्टैंड है इस इशू पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके हैं, वही पार्टी का स्टैंड है। और जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता, और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखे, अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा? तो सर बताइए, मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा और हर कोई नाम लिखे, इस तरीके का फरमान जारी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और इस बयान के साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज एनडीए की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ये मानसून सत्र के पहले बुलाई गई है। इस मीटिंग में जयंत चौधरी नहीं गए हैं, जितिन राम मांझी नहीं गए हैं, और तो और इस मीटिंग में जेडीयू ने भी खुली बगावत कर दी है। एक तरीके से डिमांड पर डिमांड की जा रही है और इस फरमान की भी बगावत हुई है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए प्रियंका जी, बात यह है कि जब ईडी के माध्यम से बिहार में नीतीश कुमार के सहयोगियों पर
आप छापेमारी की बात करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि इंडिया गठबंधन ये एनडीए के जो आपके साथी वो चुप बैठे रहेंगे, वो भी अपना दबाव बनाएंगे। और आपकी सरकार ये 303 और 272 की नहीं है, आपकी लंगड़ी सरकार है, आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। हालांकि वो दिखे डिप्टी स्पीकर के बारे में वो चुप रहे, अपने विभागों के बारे में वो चुप रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले वक्त में आप जो है हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर के अपनी राजनीति करते रहिएगा। लेकिन वहां नीति नायडू को तो जवाब देना है ना, क्योंकि नायडू के जो 16 सांसद हैं प्रियंका जी, वहां मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद उनको मिली है। यहाँ जयंत चौधरी अभी उपचुनाव में जाने वाले हैं, पता चल जाएगा आपको। वहां पर मुस्लिम के जो लोग हैं जयंत चौधरी से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि उनके उस फैसले से वो आहत जरूर हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हुआ यूं है कि जयंत चौधरी के साथ मुस्लिम तबका जुड़ा हुआ है। अब जैसे उपचुनाव यहाँ होने वाला बिजनौर की सीट पर, जहां पर उनका सांसद है मीरापुर, वहां पर गुजर की ज्यादा तादाद है, लेकिन मुस्लिम बहुत अच्छा वोट बैंक है वहां, और पहले जीते भी हैं वहां से वो। और वहां बढ़ाना करके बंदा था, वो गुजर जाति से थे, वो भी जीता है वहां से, अवतार सिंह बढ़ाना का भाई था करतार सिंह। तो वहां पर इस वाली जाति को मुजफ्फरनगर के अंदर एक बाकायदा इनका मंत्री भी बना हुआ है मुस्लिम समाज से। कहने का मतलब ये कि इनको मुस्लिम समाज को भी साथ लेके चलना पड़ रहा है। जयंत चौधरी का ये वाली बात बिल्कुल बहुत अच्छी है कि मैकडोनल्ड का नाम क्या रखेंगे, क्योंकि ये तो उन्होंने बातों बातों में भी कहा कि बेसोचे समझे कभी कभी राजनीति में मुंह से बोल जाता है आदमी। अब जब बोल जाता है तो उसको जाहिर सी बात है आगे तक ले जाना पड़ता है। इस वाले फैसले को बिला वजह देश का कितना बड़ा इश्यू बना दिया गया है प्रियंका जी, जब आपके यूपीएससी का डायरेक्टर इस्तीफा देकर जा रहा है, जब आपके बेरोजगारी के आंकड़े एनएसएसओ ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा खराब हैं, जब मोदी जी महाराष्ट्र के अंदर उस बयान को लेके कहते हैं कि 3 साल में 9 करोड़ नौकरी दे दी और पूरे देश को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, 6 करोड़ रोजगार उसके अंदर कृषि के हैं। दुनिया में कहीं भी कृषि का रोजगार जो है रोजगार में नहीं जोड़ा जाता है। ऐसे ऐसे झूठे आंकड़े दे रहे हैं। ऐसे समय में आपने देश की सबसे बड़ी चर्चा क्या बना दी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? दरअसल ये असल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। और एक प्रोग्राम मैंने बनाया है, हमारे दर्शक देखेंगे प्रियंका जी, कि ये मुजफ्फरनगर ही क्यों चुना गया है। आप भी थोड़ा जहन से डालिए और हमारे दर्शक भी इस बात को देखें कि देखिए मुजफ्फरनगर में 2024 में योगी आदित्यनाथ आते कैंपेन के लिए, और आकर के उन्होंने क्या कहा सहारनपुर मुजफ्फरनगर में कि देखिए ये जो है आप सही आदमी को चुनिए, गलत आदमी अगर आप चुनेंगे तो कांवड़ यात्रा नहीं हो पाएगी सही से। यानी कि अभी कहा है उन्होंने, इसका मतलब ये कांवड़ यात्री तो इतने सुकून से, इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से चल रहे हैं, और मुसलमान और हिंदू उसके अंदर साथ चल रहे हैं। न्यूज 24 के अंदर वो जो राजीव हैं वो सड़कों पर घूमते रहते हैं, उन्होंने कल एक भोले से बात की, उन्होंने कहा आप किसी भी मुसलमान ढाबे पे जाके चाय पी लेंगे? बोला चाय पी लूंगा, मेरे साथ चल रहा है ये बंदा, ये कांवड़ लेके आ रहा है। अब जो उसका नाम पूछा प्रियंका तो उसका नाम निकला असलम, तो वो बोले देखिए जवाब तो यही मिल जाता है। तो कांवड़ियों को तो प्यार मोहब्बत मिल रही है पूरी जगह पर, लेकिन वो जो बयान देकर गए 2024 के इलेक्शन में भी लोकसभा में कि कांवड़ यात्रा सही से नहीं होगी, इनको ये प्रॉब्लम है क्योंकि मुजफ्फरनगर सीट इनके हाथ से चली गई, सहारनपुर इनके सीट इनके हाथ से चली गई, कैराना सीट इनके हाथ से चली गई, बराबर में बिजनौर की सीट है नगीना, वो इनके हाथ से चली गई। कहने का मतलब यह कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बासी कड़ी के अंदर उबाल पैदा किया जाए। यहां का बंदा लड़ना बिल्कुल नहीं चाहता, नफरत बिल्कुल नहीं चाहता। कांवड़ियों को देखो मुसलमान शरबत पिला रहे हैं, किसी कांवड़ियों को यह मालूम ही नहीं कि नेम प्लेट का मसला क्या है, और आकर के इश्यू बनाकर रख दिया इन्होंने। और एक अधिकार देखिए, एक बात बताइए, मुरादाबाद रामपुर बिहार में इससे बड़ी कांवड़ यात्रा निकलती है प्रियंका जी, वहां पर किसी अधिकारी ने कोई बयान दिया है? राजस्थान के कांवड़ यहां आते हैं, राजस्थान के किसी उसने दिया? चलिए मैं कहता हूं हापुड़ पड़ता है, गढ़ पड़ता है या मेरठ पड़ता है, बताइए आप मुझे मेरठ के एसएसपी ने बयान दिया कि नंबर प्लेट हटेंगी? ये मुजफ्फरनगर ही क्यों चुना गया है? क्योंकि मुजफ्फरनगर निकल गया इनके हाथ से। 2013 में इसी मुजफ्फरनगर ने इनकी हंडिया के अंदर थोड़ी सी आग लगा दी थी, जो इनकी हंडिया बन गई थी, पक गई थी। आज वो मुजफ्फरनगर जब हरा कर जा रहा है संजीव बालियान को और सहारनपुर इनके हाथों से निकल रहा है, तो इनके अंदर प्रियंका की बेचैनी हो रही, ऐसा लोग कह रहे हैं। हमारा भी अपना, अब मैं यहाँ तो मैं विश्लेषक के रूप में बैठा हूं, मैं बोल सकता हूं कुछ भी जो मुझे नजर आ रहा है। पत्रकार के रूप में तो चलिए हम बाध्य होते हैं, हमें एविडेंस चाहिए होता है, लेकिन एज ए विश्लेषक तो मैं बता सकता हूं ना कि आपके पास से पूरी पट्टी निकल गई। मेरठ की सीट इनसे खुद हार गए थे ये लोग, मुरादाबाद हार चुके, रामपुर हार चुके, संभल हार चुके, अमरोहा बहुत मुश्किल से जीते हैं, वो अकेला जीत गया था बंदा। कहने का मतलब मैम ये है प्रियंका जी कि इन्होंने ये मुजफ्फरनगर इसलिए चुना है।
और अब आकर यहाँ सबसे बड़ी पार्टी मतलब जाटों का ये लैंड कहा जाता है। और जाट प्रियंका जी पूरी दुनिया में कहीं नहीं होते, सिवाय मथुरा, अलीगढ़ और यहाँ उत्तर प्रदेश का पश्चिम, और ये हरियाणा का हिस्सा, और थोड़ा सा हरियाणा का वो हिस्सा जो राजस्थान से लगता है। यहाँ के अलावा जाट पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये जाट लैंड कहा जाता है, किसान लैंड कहा जाता है। यहाँ पर जयंत चौधरी अगर इस बात को बोल रहे हैं कि यार ये क्या तरीका है, ये कौन सा आपने जो है बयान दिया, तो ये एक संदेश जाता है योगी सरकार को कि आप कर क्या रहे हैं। बहुत सारे पत्रकार तो इस बात को भी कह रहे हैं कि आपने जो है केंद्र को लेकर के परेशानी में डाल दिया। जी आप कुछ कह रही हैं, जी बताइए। कि माहिर है क्या कोशिश होने लगी है, क्योंकि अब जो बयान निकल कर सामने आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कभी भी कोई पार्टी अपनी पार्टी को खत्म करके तो दूसरे के साथ जाएगी नहीं। अब मुस्लिम वोट बैंक इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसे फरमान जारी किए जाएंगे और इंडिया गठबंधन एक तरफ दूसरी तरफ दावे करेगा, तो आपको क्या लगता है सर, एनडीए में टूट दिखाई दे रही है? देखिए एनडीए की टूट की बात तो यह है कि अभी चूंकि बहुत ही इनका ये हनीमून पीरियड है, इसको शुरुआत के पीरियड को हम ये कहा जाता है पत्रकारों की जबान में कि इस पे हमको सवाल भी नहीं करते। नहीं, एकदम परेशानी वाला पीरियड है। मोदी जी इतने टेंशन में दिखाई दे रहे हैं जितने टेंशन में कभी नहीं दिखाई दिए। 100 दिनों का एजेंडा बना लिया था कि सरकार जैसे ही शुरू होगी ये करना है वो करना है, सब कुछ धरा का धरा रह गया सर। अब प्रियंका जी 100 दिनों का इन्होंने एजेंडा बनाया था, पहले बना दिया था कि हमारे 100 दिन का एजेंडा तैयार है, लेकिन लगभग 1.5 महीना होने को है। आप ये बताइए मोदी जी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई एक घोषणा बताइए कि जो लोगों के हित में ली गई हो, सिवाय अपना बचाने। कभी नीतीश की बात आ जाती है, कभी नायडू की बात आ जाती है, कभी लोकदल की बात आ रही है, बाकी लोग, कभी वहां पर वो महाराष्ट्र वाला बंदा इनका नाराज हो जाता। इनको तो इसको मनाने में ही पूरा साल गुजर जाएगा। कांग्रेस आई ने बिल्कुल सही कदम उठाया कि उस वक्त सरकार ना बनाने की जो कोशिश की थी, ना कोशिश नहीं की उन्होंने, सरकार बनाने की कोशिश नहीं, इसी वजह से समझ में आ रही है बात कि वो सही किया था, क्योंकि सिर फुटबल तो इनके अंदर ही होने। अभी तक कोई एक भी स्कीम, कोई एक भी योजना योगी जी के मुंह से नहीं निकली है कि वो ये बता पाए कि देश हित के लिए मैंने ये काम कर दिया है। अभी तो नीतीश कुमार की लिस्ट, नायडू की लिस्ट और बाकी वहां पे जो है मंत्रियों की लिस्ट बता रहे हैं वो अजीत पवार और वो जो है एकनाथ शिंदे, वो तमाम अपनी लिस्ट रख देते हैं। तो इनको तो इसी से निपटने में प्रॉब्लम लग रही है। अब वो इधर लिस्ट आती है, इधर अमित शाह जो है ईडी के अधिकारी को कहते हैं जरा जाओ बिहार का चक्कर लगाई आओ, जाओ जरा वहां पर जगन मोहन रेड्डी को छेड़ लो। तो इनका तो काम ये बन रहा है, देश के लोग भी देख रहे हैं। ये सरकार ना इसने पहले काम किया था, चूंकि ये पहले गठबंधन में थी नहीं, इसलिए इसका गोदी मीडिया बाकायदा भोंपू बजाता था। आज विपक्ष का नेता राहुल गांधी है, उसको जवाब देना ही पड़ेगा, उसको स्पेस देना ही पड़ेगा गोदी मीडिया को भी, और उसकी बात को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। अब देखिएगा सत्र शुरू होने वाला है, निर्मला सीतारमण कितनी परेशानी में पड़ने वाली हैं। हमने खबर बनाई थी कि सितंबर तक के लिए नायडू ने अपना राज्य का बजट को टाल दिया है। वो देखना ये चाहते हैं कि जो मैंने लिस्ट दी है वो मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, और अगर हाँ भी कर लेते हैं तो उसकी डिलीवरी होती है नहीं होती। अगर नहीं होती तो नायडू के बारे में कोई भरोसा मत कीजिएगा, नीतीश कुमार से बड़े पलटू हैं ये। अपने सुसर साहब को उस जमाने में इन्होंने जो है, मोदी जी तो खुद क्या कर रहा है कि इनकी कमर पे छुरा मारा है इन्होंने अपने सुसर साहब की। तो नायडू तो बहुत ही ज्यादा निर्मम है सरकार गिराने में, पहले हो चुका है, देश ने देखा है। वो अपने सुसर की सरकार गिरा चुके, वो अटल जी की सरकार गिरा चुके, वो अपनी पार्टी के अंदर क्या क्या काम, तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। इनकी कोई योजना नहीं है। ऊपर से ये इशू क्या लेकर आते हैं मैम, मुजफ्फरनगर में नाम बदल दो। अरे शक्ल भी बदल दो भाई, कौन मना कर रहा है जी। और नाम बदलने और नाम लगाने से क्या होगा, ये भी एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि एक मुजफ्फरनगर क्या बात आपने की कि मुजफ्फरनगर हार रहे हैं इसलिए मुजफ्फरनगर के लिए फरमान जारी कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे अंधभक्त भी हैं जिन्होंने हद पार कर रखी है। मुजफ्फरनगर का एक वीडियो दिखाती हूँ सर, एक वीडियो निकलकर सामने आया है। ये एक ढाबा है और इस ढाबे का नाम है ताऊ हुक्के वाला। इस ढाबे में आप देख सकते हैं तोड़ फोड़ की गई है। इस ढाबे के अगर मालिक का मैं नाम आपको बताऊं तो नाम है प्रमोद कुमार, यानी कि ना करीम है, ना राशिद है, ना अब्दुल है, नाम है यहाँ पर प्रमोद कुमार। फिर भी यहाँ पर जैसे ही खाना दिया गया कावड़ियों को और उनके खाने में प्याज लहसुन निकला है, आप देखिए कितनी जबरदस्त तोड़फोड़ की गई है। वैसे तो पत्रकारिता का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आप भी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं सर, क्या देख रहे हैं किस तरीके का माहौल पैदा हो रहा है। नाम नेम प्लेट लगाई जाए, अब नाम लेकर खाना खाएंगे, नाम पूछकर खाना खाएंगे, नाम पूछकर सब्जी खरीदेंगे, नाम पूछकर फल खरीदेंगे। अब इस राजनीति में देखिए कि किस तरीके से तोड़फोड़ हो रही है, जो आपस की जो नफरत की खाई है
वो और भी ज्यादा गहरी करने का काम किया इस फरमान ने। सर प्रियंका जी, इसके अंदर बात यह है कि इसमें खबर ये भी आई थी हमारे कानों में कि दरअसल जी इन्होंने जब दाल वगैरह मांगी तो उसमें कुछ छोंक प्याज वगैरह का लगा दिया था। इन लोगों को जी मालूम नहीं होगा, तो वो बहरहाल वहां हम्म पर कांवड़िए जो हैं वो काफी तादाद में होते हैं, तो गुस्से वाला या चले होते हैं, हम्म उनको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, कर दिया उन्होंने ये काम। लेकिन मैं तो कहना ये चाहता हूं कि इन कांवड़ियों को टूल बनाने का काम कौन कर रहा है? हम्म ये कांवड़िए जो हैं श्रद्धा के साथ निकले हैं, अपने हम्म गंतव्य पर चल रहे हैं, अपने आप को मुशक्कत में परेशानी में डाल करके जा रहे हैं। इनको आप टूल्स बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? इनको क्यों बता रहे हैं कि हम जो है होटल पे नाम लिखवा देंगे? अब ये होटल तो प्रमोद का था, गलती हम्म तो किसी से भी हो सकती है। अब उसने अगर प्याज का छोंक लगा दिया, उसकी गलती वाकई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको गुस्सा आ गया, एक नॉर्मल घटना है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। प्रमोद जी को भी थोड़ा ध्यान से, ढाबे वालों को ध्यान देना चाहिए कि ये जिस वक्त भक्ति का माहौल चल रहा है। अब इसके अंदर तो इन्होंने तोड़फोड़ कर दी, लेकिन प्रियंका जी इसके इतर जानिए। देखिए, ये अगर कांवड़ यात्रा चल रही है तो क्या मुझे कपड़े सर पहन एक और चीज मैं आपको अंडरलाइन करना चाहूंगी कि प्रमोद कुमार है इसलिए ये खबर इतनी निकल कर भी नहीं सामने आई। अभी आरिफ या असलम होता तब तो सब भाजपा ही चिल्लाने लगते कि एकदम सही किया, ये फरमान जारी किया, बहुत सही किया गया। अब आप बोलिए। आपने जी सर। इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई है, ये जो आपने एक लाइन कही लास्ट में प्रियंका मैम, हकीकत में हम्म अगर ये प्रमोद, मेरे भी जहन में नहीं थी ये बात, अगर ये प्रमोद हम्म नाम का ना होकर के आरिफ का नाम होता जैसा कि आप कह रही हैं, तो पूरा हम्म गोदी मीडिया इस वक्त अपनी ये नसें मोटी कर लेता बोल बोल कर, और योगी हम्म आदित्यनाथ आ जाते और बताते देखिए हमने पहले कहा था। इस पे नाम हम्म इसलिए लिखा जा रहा है, और भविष्य में बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी भी चाहिए। बल्कि मैं एक कदम अगर आगे आकर कहूं तो वो ये हम्म हो सकता है कि जितने भी मुस्लिम वहां दुकानदार हैं, होटल वाले जो खास करके खाना बनाते हैं, फ्रूट्स वाले तो नहीं, वो बेहतर ये है, मैं अपने एक पर्सनल राय दे सकता हूं एज ए पत्रकार भी, कि इन लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए, मत सत्ता को चलाने वाले उनको अपने होटल को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि शहरों के अंदर हालात ये हैं, मूलभूत अधिकार होता है खाना, पहनना, सोचना, जो भी बोलना। इन्होंने कपड़ों के ऊपर पाबंदी लगाई। अब मुस्लिम परिवार जो है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है, वो सब्जियों के साथ थोड़ा मीट भी खाता है। मेरठ में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, हापुड़ में, अमरोहा में, इस तमाम पट्टी पर जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी, बड़ी डेंसिटी बहुत मोटी है, तो लेकिन यहां पर इन्होंने कमीले बंद कर दिए हैं। यहां मीट नहीं मिल पाएगा, कोई होटल नहीं खुलेगा। 21 तारीख है ना, ऑर्डर हो गए हैं तमाम मुस्लिम होटल को कि बंद कर दो। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान है उन बेचारों का। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 दिन ये भी झेल लें। आपसे 10 मिनट की नमाज तो झेली नहीं जाती है साल में एक मरतबा। उनके आप एक हफ्ते 15-15 दिन के लिए कारोबार बंद करा रहे हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये कि चलिए वो रोड पर बंद करा दीजिए, लेकिन अंदर जो मोहल्ले में लोग रहते हैं, वहां जो मीट की दुकानें हैं, वहां जो दूसरी चीजें हैं, वहां पर भी आप बंद करा रहे हैं, वहां पर भी पुलिस वाले डंडा पटका रहे हैं। तो ये कौन बोलेगा, कौन कहेगा इस बात को, बताइए। दूसरी बात यह है, हम तो नहीं कह रहे हैं इस बात को, लेकिन ये जो कांवड़ में लोग निकलने वाले हैं, ये जो भी हैं, हम इनके बारे में कोई शब्द नहीं बोल सकते, बहुत ध्यान से बात करनी पड़ती है, क्योंकि ये लोग तो उचक लेते हैं शब्दों को। अगर आप और हम वो थोड़ा बेलगाम होकर बोल भी नहीं सकते, हम पत्रकार हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ प्याज का, मीट का, ये चीज है। लेकिन एक बात बताइए, शराब प्रतिबंधित है या नहीं? और बिल्कुल बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा। कहने का मतलब यह है कि ये बिला वजह सरकार इनकी ठेकेदार बनकर इनको टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। जिस तरह से बुलंदशहर में, आपको याद होगा, सुबोध की हत्या हुई थी, जो पुलिस अधिकारी था, उस समय वहां एक तबलीगी जमात का इज्तिमा था प्रियंका जी। उसमें 50 लाख कोई बताता, 30 लाख कोई कहता, 70 लाख, इतना आदमी था। वो बहुत मुनज्जम तरीके से गुजर गया, लेकिन वहां पर भी कोशिश ये की गई कि वहां पास के एक गांव में बहुत सारी गायों के सर काट कर डाल दिए थे। पता चला वो मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम जमात के लोग थे, किसी दल के लोग थे वो। और बल्कि सुबोध की हत्या कांड के अंदर एक बंदा, उनका हनुमान, उसका हिंदू दल का या हिंदू किसी दल का वो बंदा है, उसको हीरो बना रखा है इन लोगों ने। कहने का मतलब ये कि अगर ये काम किसी मुस्लिम की वजह से बिगड़ जाएगा ना, तो देश के अंदर ये पता नहीं क्या माहौल पैदा कर देंगे। वाकई ये माहौल ऐसा बन गया कि बहुत डर कर रहना पड़ रहा है, खास करके विशेष समुदाय को बहुत सतर्क होकर रहना पड़ रहा है। वरना बताइए, आम, केला, सेब, ये हिंदू मुसलमान हो सकता है क्या? चलिए होटल तो समझ में आ गया, आपने ठेले पे भी लिखवा दिया निसार फल। उस कांवड़ियों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुलेआम कह रहा साहब मैं चाय पी लेता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, ये मुसलमान जो शरबत बांटते हैं तमाम कांवड़ियों को, अब से पहले बांटते आए हैं। आप ही ने कांवड़ यात्रा शुरू करी है क्या? कल्याण सिंह के समय में नहीं थी, मुलायम सिंह के समय नहीं थी, मायावती के समय नहीं थी, आप ही धर्म के दरोगा बने बैठे हैं।
तो प्रियंका ये देश देख रहा है और यही वजह है कि CSDS का डाटा इस बात को बता रहा है कि देश में हिंदुत्व के एतबार से वोट देने वाले लोग सिर्फ 2% हैं। देश में राम मंदिर पे वोट देने वाले बंदे सिर्फ 7% हैं, बाकी लोगों ने इनको नकार दिया है। मैं आपको एक डाटा और दे देता हूं प्रियंका जी कि ये याद रखिएगा 36 स्टेट टेरिटरी को मिला करके सिर्फ 11 स्टेट ऐसी हैं जहां इनको वोट मिला है, वरना या तो ये अपने सहयोगी पर डिपेंड है या फिर ये कहीं है ही नहीं। और 12 स्टेट ऐसी हैं जहां कांग्रेस को अकेले वोट मिला है, ज्यादा वोट मिला है। अब भी कांग्रेस की 99 सीट आने के बावजूद भी इनसे ज्यादा वोट मिला 12 स्टेट्स में, इनको 11 में मिला है और बाकी जगह तो ये सहयोगियों के बल पर है, वरना बिहार में इनको क्या मिलेगा, कभी भी सत्ता में नहीं आते। लेकिन ये देश के लोगों को देख रहे हैं, देश के लोगों को देखना चाहिए भी कि आखिरकार किस प्रकार का माहौल बना रहे हैं। जी, और सबसे बड़ी बात ये है सर, अब पब्लिक भी समझ रही है कि किस तरीके से भटकाने की राजनीति की जा रही है। आप हिंदू मुस्लिम करते हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम पर आप वोट मांगते हैं। महंगाई बढ़ी जा रही है, बेरोजगारी बढ़े जा रही है, बेरोजगारी का इतना आलम है कि सारे के सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। आप कोई रोजगार ना मांगे तो इन लोगों को हिंदू मुस्लिम में उलझा दो, और ये उलझा कर ही रखने वाली बात है। आपने जैसे कि कहा कि कांग्रेस बढ़त बना रही है, खबरें ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को राहुल गांधी ने पछाड़ दिया है। राहुल गांधी आगे निकल गए हैं। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, बिहार की बात कर ली जाए, हरियाणा की बात कर ली जाए, हर जगह राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। और ये जो सर नेम प्लेट वाला ये जो इन लोगों ने फरमान जारी किया है, इस पर भी राहुल गांधी का नाम निकलकर सामने आया है। अब जहां नाम लगाने की बात कही गई है, वही राहुल गांधी का नाम लगा दिया गया है। लिखा जा रहा है मोहब्बत की दुकान। अब राहुल गांधी के पोस्टर लग रहे हैं यूपी में कि मोहब्बत की दुकान है, ये ना करीम की दुकान है, ये ना राम की दुकान है, ये ना रहीम की दुकान है, ये मोहब्बत की दुकान है। सर इस पोस्टर पर क्या कहेंगे, राहुल की क्रेज पर क्या कहेंगे? ये कदम तो बहुत अच्छा है, जिसने भी किया क्रिएटिव माइंड है, लेकिन ये राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर ये मोहब्बत की दुकान वाला बंदा अपने ठेले पर लगा रहा है अपना पोस्टर, जैसा कि हम दिखा भी रहे हैं, ऐसे समय में अगर बेचने वाला टोपी वाला हुआ या दाढ़ी वाला हुआ तो राहुल गांधी को मुसलमान बना देंगे। ये समझ गई? इनका काम ये होता है कि राहुल गांधी को किसी प्रकार से मुस्लिम हितैषी बना दिया जाए, ताकि मुस्लिम हितैषी अगर बन जाएगा तो उसके बाद हम ये बता देंगे कि ये तो मुस्लिमों की बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं। लेकिन ये जवाब बहुत अच्छा दिया है मोहब्बत की दुकान जो आप दिखा रही हैं कि आप नफरत फैलाते रहिए, आप प्लेटों पर नाम लिखवाइए, इसमें मोहब्बत की दुकान लिखा जा रहा है। बहुत अच्छा जवाब है ये। और देखिए लोग सड़कों पर आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं। और एक बात और भी सुनिए प्रियंका मैम, यहाँ पूरी जो वेस्ट यूपी से मैं ताल्लुक रखता हूँ, यहाँ पूरी पट्टी पर यकीन जानिए इस बात का स्वागत करने के लिए इनके दल के लोग तो हैं 2-5, वो गिनतियों पे हैं। बाकी हिंदुइज्म के मानने वाले इस वाली बातों में आने वाले हैं नहीं। ये बात अलग है कि वो मजबूरी में वोट इनको दे देते हैं, मजबूरी में वोट दे देते हैं मजबूरन, चूंकि विपक्ष भी बिखरा हुआ था पहले। लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी चेहरा बन गए हैं, विपक्ष को बहुत मजबूत कर लिया है, मुनज्जम कर लिया है, ऐसे समय में इनकी परेशानी बढ़ेगी। और एक बात तो देखिए, आज के युग में जब दुनिया में ऐसी त्रासदी चल रही है, अमेरिका के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, ये देखिए दुनिया में कितने ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। हम कौन कौन से दुनिया के जो, मैं जियोपॉलिटिक्स की अगर आज से बात करूं, कौन कौन से चैलेंजेस से गुजरने वाले हैं, रशिया क्या करने वाला, चीन ने क्या कर रहा है, ये तमाम इशू को छोड़ करके योगी आदित्यनाथ तो पढ़े लिखे आदमी भी है, उसके बावजूद ये नाम प्लेट का शोषा छोड़कर रख दिया। अच्छा, मेरठ पुलिस को नहीं कहा, गढ़ पुलिस को नहीं कहा, हापुड़ पुलिस को नहीं कहा, मुजफ्फरनगर पुलिस को कह दिया है। इसका मतलब क्या आपकी इंटेंशन है? ये भी हो सकता है कि आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ बाकायदा बैठ करके मशवरा कर रहे हो कि आखिरकार नया शोषा छोड़े, कौन से बुनियादी सवालों से भी हटें और अपने अंदर हिंदुत्व की ज्वाला जगा करके लोगों को कैसे बताएं कि आप धार्मिक पशु बन जाइए। ये भी संभव है। कई सारे बड़े पत्रकार इस बारे में बात कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं कर रहा हूं, कि हो सकता है इन्होंने कहा यार हमारे हाथ से छूट रहा है, हम करें तो क्या करें, क्योंकि टोपी लगा के तो आने से रहे हैं। इन्होंने सोचा कि दोबारा से इसी के अंदर तड़का लगाया जाए। हालांकि मैंने एक प्रोग्राम बनाया था अभी 2-3 दिन पहले, मैंने कहा था कि मोदी जी को अब पीडीए के वोट की तरफ नजर करना चाहिए, क्योंकि सीएसडीएस के डाटे ने तो कह दिया कि हिंदुत्व पर वोट मिल नहीं रहा है, आप आके मुसलमान कैंडिडेट को वोट देना शुरू कर दो, तो क्या होगा, वो 20% मुस्लिम जो है, जो इंडिया गठबंधन पर जा रहा है, वो आप पे आ जाएगा। भाई गुजरात के अंदर भी तो सिर्फ 59% लोगों ने ही जो है वोट दिया है इंडिया गठबंधन को, बाकी तो भारतीय जनता पार्टी को दिया है।
जी शुभेंदु अधिकारी तो बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, जो हमारे साथ हम उनके साथ चलेगा। वैसे सर, जैसे आपने बात की कि योगी आदित्यनाथ पढ़े लिखे आदमी हैं, राजनीति की अच्छी खासी समझ रखते हैं। अब जैसे कि उठापटक मची हुई है, बहुमत है नहीं, अब ऐसा तो है नहीं कि आप फरमान जारी कर दीजिए उसका कोई असर नहीं होगा। तो इस टाइम जब दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, तब उस समय योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऐसा फरमान क्यों जारी किया गया, आपको क्या लगता है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि सीएम योगी को ये समझ नहीं है कि हमारे घटक दलों के लिए मुस्लिम वोट बैंक बहुत जरूरी है। ये फरमान तब जारी किया गया जब खबरें निकलकर सामने आ रही है कि शाह और योगी में खींचतान मची हुई है, जब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा सकती है। तो इस टाइम पर ये फरमान जारी किया गया है, पहली बात। और दूसरी बात सर, यहाँ पर समझने वाली ये है कि कोई नए नवेले तो मुख्यमंत्री है नहीं योगी आदित्यनाथ। 10 साल से सरकार चला रहे हैं। पिछली बार भी कई सालों से आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रा निकलती आ रही है, तब तो कभी ये फरमान नहीं जारी किया गया। अब ये फरमान क्यों जारी किया गया? टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे सर? क्या कोई खेल है, कोई पेच है इसमें? प्रियंका मैम, इसके बारे में काफी डिस्कशन हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ शायद आला कमान को भी असहज करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लंगड़ी सरकार है। वो उत्तर प्रदेश में तो उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, फुल बहुमत की सरकार है। लेकिन उनको मालूम है कि केंद्र के अंदर नीतीश कुमार हैं, नायडू हैं, ये तमाम लोग इकट्ठे हैं। मैं कोई ऐसा शोषा छोड़ देता हूं जिससे इनको दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। ऐसा भी संभव है, ऐसा भी। देखिए, हमारे पास कोई एविडेंस तो है नहीं, हम तो सिर्फ खबरों के अंदर का पोस्टमार्टम करके उसके अंदर से निकालना चाहते हैं जो ओरिजिनल बात है। तो ऐसा भी संभव है कि योगी आदित्यनाथ परेशान कर रहे हो, या दूसरी बात ये भी हो सकती है कि वो देखना चाहते हो कि हिंदुत्व के एतबार से जो वोट इनको नहीं पड़ा है, दोबारा से कोई ऐसी अलग गुजरात जैसा मामला बना दिया जाए। और मुजफ्फरनगर में तो 2013 का झगड़ा हो चुका है, तो खासकर मुजफ्फरनगर की पुलिस को ये बताना और उसका बयान आना, इस बात के कई मायने निकाले जा सकते हैं। हालांकि जरूरत इसकी बिल्कुल नहीं थी। हाँ, ये जरूर है कि अमित शाह को परेशान करना हो, मोदी जी को परेशान करना हो, ऐसा संभव है। इसको इनकार नहीं किया जा सकता कि वो इस बात को चाहते हो कि तुमने मुझे परेशान किया है, लो मैं तुम्हारे पास एक ऐसी गेंद डाले देता हूँ गूगली, आप इसे डिफेंस करते रहिए या इसको मारिए या बोल्ड हो जाइए। अब नीतीश कुमार के बारे में क्या, मैं बिहार की खबर सुन रहा था, नीतीश कुमार चुप रहते हैं, लेकिन कुछ मालूम नहीं कि कब जाकर के वो उनके बारे में, ना सुबह को चाय पी रहे हैं वो लालू प्रसाद के साथ, शाम को शपथ ले लेते हैं वो सम्राट चौधरी के साथ जाकर के। उनका तो मामला ऐसा ही है। जिस दिन उनका मूड बिखरा, इंडिया गठबंधन जैसा गठबंधन बनाकर जो आदमी पलटी मार सकता है, उस नीतीश कुमार के बारे में कोई राय नहीं कर सकता। लालू प्रसाद यादव कहते थे कि इसके पेट के बारे में कोई नहीं जान सकता, इसके पेट में क्या है। तो नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार का वोट परसेंट भी मुस्लिम है, ये भी मैं आपको बताऊं। बताइए, किशनगंज एरिया जैसी जगहों पर, अररिया जैसी जगहों पर, या मुस्लिम जो बाहुल्य जो वहां पर एरिया है, वहां पे कई सीटें जो है जनता दल यू की निकल कर आई हैं। वहां एक जगह तो प्रियंका 70% मुसलमान हैं, एक लोकसभा सीट में बिहार में 70% मुस्लिम। वहां पर जनता दल यू जीत जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वहां पर महिलाएं, मुस्लिम समाज और उनकी अपनी जाति का जो वोट है, वो बाकायदा 12 से 15% वोट उनको बराबर मिलता ही है, और इसी वोट के बेहद पर वो खेलते भी। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल इन्होंने शोषा छोड़ा है। अब योगी आदित्यनाथ ने सोचा ये कि मुझे डिस्टर्ब किया है, थोड़ा सा डिस्टर्ब इन्हें भी कर दो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक राजनीतिक आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो अपनी राजनीति बहुत सदैव एतबार से करते हैं, डरते बिल्कुल नहीं है वो। उनको कहा जा सकता है कि डरते होंगे, डरते नहीं है वो। न पद, उन्होंने कह दिया था मठ में जाके बैठ जाऊंगा मैं, शिवराज चौहान थोड़ी ना है वो। तो बिल्कुल हो सकता है आपकी बात में जान है कि हो सकता है अमित शाह को और मोदी जी को परेशान करने के लिए उन्होंने काम किया हो। जी, एक ऐसा मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी में जिसने बीजेपी आला कमान तक को टेंशन में डाल दिया है, और कुर्सी की बात चल रही थी जाने की योगी आदित्यनाथ की, और खतरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी अब दिखाई दे रही है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पीएम मोदी वैसे भी टेंशन में है। जानकारों का ये भी कहना है कि योगी आदित्यनाथ बेखौफ है, वो नहीं डरते। जैसा आपने भी कहा कि वो मठ में बैठ जाएंगे जाके, उनको कोई डर ही नहीं है, उनको कुछ खोने का कोई डर है नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खोने से, बहुमत कम होने से, बगावत से, सवालों से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कितना डरते हैं, हर चीज से, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आखिरी सवाल लूंगी सर, दावे पे दावे किए जा रहे हैं, एनडीए में टूट दिखाई दे रही है, बयानों पर बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन भी दावे कर रहा है कि अब सरकार गिरने वाली, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आज अगर सर्वदलीय बैठक की बात की जाए
तो 12 सांसदों वाली जेडीयू ने भी स्पेशल पैकेज की डिमांड अब डंके की चोट पर रख दी है। और अगर टीडीपी की बात की जाए तो 16 सांसदों वाले चंद्रबाबू नायडू भी लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं, दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, मांग पर मांग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, बहुमत वैसे ही नहीं है? अब जब ये बड़े बड़े सांसदों वाली पार्टी भी नाराज हो जाएगी और आरएलडी जैसे नेता भी बयान देने लगेंगे, यानी जयंत चौधरी नेता जैसे नेता भी बयान देने लगेंगे, तो बीजेपी का भविष्य किधर दिखाई दे रहा है सर आपको? प्रियंका जी, पहले तो मैं नायडू के बारे में एक बात याद आ गई, वो मैं बता दूं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हैदराबाद से नायडू जब उड़ जाते थे हर जोते 5वें दिन, तो दिल्ली में हंगामा मच जाया करता था कि अब ये कौन सी डिमांड लेकर आ रहे हैं। तो नायडू के बारे में तो पहले से ही देश को मालूम है, और वो अपने यहाँ उनको अपने आप को स्थापित करना है, अपनी राजधानी बनानी है, हैदराबाद बनाने में भी उन्हीं का योगदान था। और ये तमाम चीजें उनके सामने हैं, उनके सामने बहुत सारी योजनाएं भी हैं। वो किसी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। डिप्टी स्पीकर पे उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया, कुछ नहीं बोले। विभाग उनको मिला, बड़ा नहीं मिला, उसको कुछ नहीं बोले, लेकिन उनको फंड चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, सरकार तो परेशानी में रहेगी, मैं नहीं समझता गिर जाएगी, लेकिन ऐसा है कि ये दो बंदे जो हैं, इनको ये इतना ज्यादा दिक्कत में रहेगी सरकार कि मोदी जी किसी और बात पे ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। और ये देश के लिए बेहतर भी है। ये इसलिए बेहतर है, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इलेक्शन से पहले इन लोगों ने अपने मंसूबे बताए थे देश को, देश ने बिल्कुल उसी तरह का मैंडेट देकर इनको लंगड़ा कर दिया है। वरना कुछ मालूम नहीं है। आज ये सिर्फ बोर्ड पे नाम बदलने को बोल रहे हैं, कल को कहते कि कपड़े भी भगवा रंग के पहनो। और वो जो उत्तराखंड का प्राइम चीफ मिनिस्टर है और वो आसाम का चीफ मिनिस्टर है, उसने तो बाकायदा तैयारी शुरू कर दी थी। ये संविधान बदलने की बात हो, एनआरसी की बात हो, कॉमन सिविल कोड की बात हो, ये तमाम चीजें इनके पिटारे में थे। तो ये लोग ये इस काम को इन्होंने आकर के थोड़ा रिस्ट्रिक्ट तो कर दिया है, लेकिन जहां तक सरकार गिरने गिराने की बात है, देखिए वो जब होती है जब गठबंधन अपनी तरफ से मजबूत बात बताए। गठबंधन ने मजबूत बात कभी नायडू को और नीतीश को नहीं बताई है, और वो ऐसे तोड़फोड़ करना भी नहीं चाहते, क्योंकि राहुल गांधी वहां मौजूद है। अब आ जाती है बात बिहार की, जो आप पूछ रही थी। बिहार के 12 सांसदों में से तो बार बार खबरें ये आती हैं कि 11 सांसद तो अमित शाह के कांटेक्ट में हैं। इनके हाथ तो यही नहीं मालूम ना कौन किसको पड़ी मार दे। नीतीश कुमार के बारे में एक बात मैं और बताऊं आपको, वो जो नोटिस से बचे कि ऑपरेशन लालटेन से बचे, उनको यही नहीं समझ में आ रहा है। नीतीश कुमार के बारे में एक बात यह है प्रियंका जी, बिहार के हमारे साथी बता देंगे कि जिसके पैर उसने छुए उसकी टांग जरूर खींची है। और उसने मोदी जी के भी पैर छू लिए। मोदी जी के भी पैर छू लिए नीतीश कुमार ने, देख लीजिएगा। कुछ मालूम नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, हमारा दर्द यह है कि इनकी नूरा कुश्ती, सरकार गिर रही है नहीं गिर रही है, इसमें मेरे और आपके और देशवासियों के जो बुनियादी सवाल है वो बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं। एनएसएसओ का एक डाटा है, एक लाइन में बता देता हूं मैं आपको, कि देश के अंदर 2019 में 37% युवा लोग ऐसे थे जो बेरोजगार थे, जॉब तलाश कर रहे थे। 37% 2019 में। 2024 में अप्रैल में रिपोर्ट आई है प्रियंका कि उनकी जो तादाद है युवाओं की जो रोजगार ढूंढ रहे हैं 62% है। एनएसएसओ का डाटा है, सरकारी विभाग है, हमारा नहीं है। 10 जनपद का डाटा नहीं है ये। तो अब ये इन बातों से ना सवाल हट रहा है। रोजाना जो ये बातें आती है ना, सरकार गिर रही है और वो आ रहे हैं, इसी चक्कर में हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता जा रहा है। और वजह यह कि इन लोगों को अपनी राजनीति चमकानी है, आम आदमी से इनको कोई मतलब नहीं है। आम आदमी से मेरा गिला तो इतना है कि जब आप 10 रुपए का घड़ा खरीदने जाते हैं, उसे बजा कर देखते हैं। आप वोट देने जाते हैं, सरकार के बारे में तो करो। देखो, चंद्रबाबू नायडू चाहे कैसा भी नेता हो, अपने प्रदेश के बारे में वो अडिग है। वो अपने प्रदेश के बारे में बार्गेनिंग कर रहा है सेंटर से पूरी तरीके से। तो बिहार वाले क्यों नहीं कर रहे इतनी ज्यादा? अब आकर के नायडू की देखा देख करने लगे आप, वरना आप तो पैरों में गिरे जा रहे हैं। कहने का मतलब यह कि हर आदमी को अपने, मोदी जी को भी देश के बारे में ऐसा ही सोचना चाहिए जैसे चंद्रबाबू नायडू अपने प्रदेश के बारे में सोच रहा है, या ममता बनर्जी अपने लोगों के बारे में बात कर रही है, या नवीन बाबू ने काम करके दिखाया है। जी
बिल्कुल सर, सही बात है। और चंद्रबाबू नायडू की बात की जाए तो 2018 में भी उन्होंने इसीलिए गठबंधन तोड़ दिया था, जब स्पेशल पैकेज मांगा था और उन्होंने कई डिमांड रख दी थी तो मोदी जी माने नहीं, तब भी गठबंधन टूट गया था। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, जब 20 दिनों में 2 बार दिल्ली आ जाए, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करें, निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात करें और उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से भी मुलाकात करें, तो उन्होंने चारों तरफ हाथ पांव मार रहे हैं और दिखाई दे रहा है कि वो आंध्र प्रदेश को लेकर कंसर्न दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आंध्र प्रदेश में अभी चुनाव हुआ है, तो चुनाव तो होने वाला नहीं है। बिहार में चुनाव होने वाला है। नीतीश कुमार को इसी बात की चिंता है कि कहीं ये जो लेट हो रहा है और महाराष्ट्र और इन सबके चुनाव होंगे, हरियाणा के, झारखंड के, ये कहीं हार गई बीजेपी तो बिहार में भी बुरा हाल हो जाएगा, इसलिए वो चुनाव पहले करवाना चाहते हैं। उन्हें सिर्फ चुनाव की चिंता है और दिखाई दे रहा है कि चंद्रबाबू नायडू क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आपने हमें जानकारी दी है, बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में राशिद जहीर जी। आपने देखा कि किस तरीके से एक एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया है। अखिलेश यादव का बयान निकलकर सामने आया है, जयंत चौधरी का बयान निकलकर सामने आया है और अब मानसून सत्र भी कल से शुरू होने वाला है। उसके ठीक पहले एनडीए की सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। इस बैठक को लेकर बिग ब्रेकिंग ये निकलकर सामने आई है कि इस बैठक में जयंत चौधरी और जितिन राम मांझी नहीं पहुंचे हैं और जो पहुंचे हैं उन्होंने तो बवाल काट रखा है। जेडीयू के नेता बड़ी बड़ी मांगे कर रहे हैं, स्पेशल पैकेज की डिमांड कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी डिमांड कर रहे हैं कि स्पेशल पैकेज दिया जाए, क्योंकि एनडीए के घटक दल ये अच्छे से समझते हैं कि ये मोदी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की है। अगर इसने अभी बजट में ऐलान नहीं किया, कोई स्पेशल प्रावधान नहीं किया किसी भी दल के लिए, तो बाद में ये पलट सकती है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि बगावती सुर दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि एनडीए के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, अभी हम ये सरकार नहीं गिरा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर मोदी सरकार कोई भी गलती करेगी तो हम इसको गिरा सकते हैं। आप जानते हैं कि अखिलेश यादव ने सदन में खड़े होकर कहा कि ये सरकार कुछ दिनों की है और फिर से अपने बयान को दोहराया है। बंगाल में खड़े होकर मंच से कहा है कि ये सरकार चलने वाली नहीं है, ये गिरने वाली सरकार है। बंगाल की अगर बात की जाए तो बीजेपी के जितने भी सांसद है, 12 सांसद है वहां पर, वो लगातार टीएमसी के संपर्क में चल रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि ये लोग दल बदल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जयंत चौधरी का भी बयान निकलकर सामने आया है और केसी त्यागी का भी बयान निकलकर सामने आया है। कई घटक दल, एक एक बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सारे के सारे कई घटक दल नाराज चल रहे हैं। अब इस नाराजगी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे साधेंगे? योगी आदित्यनाथ ने जो फरमान जारी किया है उसके जरिए भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। अब पब्लिक ने अपने नामों की नेम प्लेट की जगह मोहब्बत की दुकान के पोस्टर लगाना शुरू कर दिया है। तो खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन फुल कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है। एनडीए बैकफुट पर जा रहा है और सबसे बड़ी बात, एनडीए में टूट दिखाई दे रही है। तो चर्चा तो की जा रही थी कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल इस पूरी चर्चा पर एक एक सवाल पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया गठबंधन खेला कर देगा? क्या मोदी सरकार के साथ बड़ा खेल होने वाला है? और मानसून सत्र में क्या होने वाला है? क्योंकि जब मानसून सत्र के पहले बजट पेश होने से पहले ये हाल हो तो समझने वाले अपने आप में समझते हैं कि बाद में क्या होने वाला है। तो जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलती हूँ अगली चर्चा के साथ, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।